ये कथा एक पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना ले। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दे। नहाने के लिए बाथरूम में घुसते ही दीपू को लगभग 1 घंटा लग जाता है। माँ पापा और दीदी सब व्यस्त हो उठते हैं। इस समय सबको ही स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाने की जल्दी रहती है। अब क्या इतनी देर तक बाथरूम घेर कर रखा जा सकता है? दीदी और माँ बार बार घूमकर बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, अरे दीपू, हुआ क्या? इतनी देर से क्या कर रहा है? अब बाहर निकल। दीपू कोई जवाब नहीं देता। बाथरूम में घुसते ही दीपू तरह तरह के सपने देखने लगता है। सपने तो कभी भी देखा जा सकता है, फिर भी बाथरूम के उस छोटे से कमरे में दरवाजा खिड़की बंद करके जागते जागते सपने देखने में जैसे ज्यादा सहूलियत होती है। सिर के ऊपर शावर खोलकर वो सामने की सफेद दीवार की और एकटक देखता रहता है। तब वो दीवार सिनेमा के पर्दे में बदल जाती है। दीपू उस पर मन ही मन फिल्में बनाता है। कल्पना में दीपू को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आसमान में उड़ते फिरना। ना तो हवाई जहाज में, ना हेलीकॉप्टर में, ना पैराशूट से, और ना ही पक्षीराज घोड़े पर सवार होकर। दीपू ने अपने मन में खुद ही एक उड़ने वाला यान बना लिया है। कागज पर उसने उस उड़ने वाले यान की तस्वीर भी कई बार बनाई है। बड़े मामा के घर दीपू ने एक पोर्सेलिन का बाथटब देखा था। पुराने जमाने की चीज, बाहर से बहुत नक्काशीदार। दीपू के उड़ने वाले यान का निचला हिस्सा बिल्कुल उसी बाथटब जैसा है और ऊपर का हिस्सा कांच से ढका हुआ है। उस कांच की दीवार लगभग 2 आदमी जितनी ऊंची है। अंदर सीढ़ी और 2 खिड़कियां हैं। जब भी दीपू चाहता है वही उड़ने वाला यान उसके पास आकर हाजिर हो जाता है। फिर वो घूमने निकल पड़ता है, कभी एवरेस्ट की चोटी पर, कभी समुद्र के ऊपर, कभी किसी द्वीप पर। मन ही मन उड़ते उड़ते दीपू समझने लगता है कि भूगोल की किताबों या नक्शों में जिन जगहों का कोई जिक्र नहीं है, ऐसी बहुत सी जगह अब भी दुनिया में मौजूद है। जैसे कल ही की बात है, नेपाल के ऊपर उड़ते हुए धौलागिरी की चोटी पार करने के बाद उसने एक ऐसी घाटी देखी जहां सारे पेड़ों का रंग लाल था। इससे पहले तो किसी ने पूरी तरह लाल रंग के जंगल की बात ही नहीं की थी। दीपू काफी देर तक उस घाटी में रहा। उस जंगल में दीपू को विशाल पक्षियों जैसी एक तरह की रहस्यमय जीव भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक देख नहीं पाया। उससे पहले ही दीदी ने बाथरूम के दरवाजे पर जोर से धक्का दे दिया। कल्पना की दुनिया में कोई नक्शा नहीं होता, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अगले दिन दीपू उस लाल जंगल को फिर नहीं ढूंढ पाया। अपने रॉकेट को चलाकर वो नेपाल की पहाड़ी घाटियों में बहुत घूमता रहा, लेकिन उस लाल जंगल का कोई निशान ही नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ खो गया। सिर्फ बाथरूम में ही क्यों, स्कूल की कक्षा में बैठकर या पतंग उड़ाने के लिए छत पर जाकर भी दीपू ऐसी बहुत सी चीजें देख लेता है जो और कोई नहीं देख पाता। जैसे एक दिन उसने देखा कि उनके भूगोल के टीचर के 2 पंख उग आए हैं। भूगोल के टीचर ज्योति प्रकाश बाबू पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन आदमी कुछ अजीब से है। वे कक्षा में पढ़ाने के अलावा एक भी दूसरी बात नहीं करते, कभी हंसते भी नहीं। अक्सर खिड़की से बाहर की ओर देखते रहते हैं, जैसे उनका मन कहीं और ही भटकता रहता हो। एक दिन दीपू ने देखा कि
छुट्टी के बाद ज्योति प्रकाश बाबू स्कूल के पीछे की ओर दूसरी मंजिल की बरामदे में जाकर खड़े हो गए। धीरे धीरे उनकी दोनों भुजाओं के पास से दो पंख निकल आए, काफी बड़े पंख, बिल्कुल विष्णु के वाहन गरुड़ जैसे। जैसे गरुड़ के पंख होते हैं और हाथ भी होते हैं, वैसे ही आकृति। भूगोल के टीचर के ऐसे पंख देखकर दीपू को कोई हैरानी नहीं हुई। ऐसा तो हो ही सकता है। लेकिन ज्योति प्रकाश बाबू जब अपने पंख फैलाकर उड़ने की तैयारी करने लगे तो एक बार पीछे मुड़कर देख लिया। उसी पल उनकी नजर दीपू से मिल गई। उन्होंने तुरंत गला खंखार कर पंख समेट लिए और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गए। दीपू ने तय किया था कि किसी दिन भूगोल के सर से इन पंखों के बारे में बात करेगा। अगर वे उसे सिखा दे कि पंख कैसे उगाए जाते हैं तो कितना अच्छा होगा। लेकिन दीपू को वो मौका फिर कभी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद से ज्योति प्रकाश बाबू ने स्कूल आना बिल्कुल बंद कर दिया। बाद में पता चला कि वे लापता हो गए हैं। उनके घर वाले भी कुछ नहीं बता पाए कि वे कहाँ चले गए या कहाँ जा सकते हैं। पुलिस में खबर देने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ दीपू जानता है कि भूगोल के टीचर के साथ क्या हुआ। ज्योति प्रकाश बाबू अक्सर अपने गुप्त पंख फैलाकर बहुत दूर दूर घूमने जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही कहीं जाकर वे लौटने का रास्ता भूल गए, या फिर इस बार जिस जगह गए वो उन्हें इतनी पसंद आ गई कि अब वापस आने का मन ही नहीं कर रहा। ये बात कहने पर यकीनन कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग दीपू को पागल या बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वाला समझेंगे। लेकिन दीपू ने सचमुच एक दिन अपनी ही आंखों से भूगोल के शिक्षक के पंख निकलते हुए देखे थे। और एक दिन दीपू छत पर अकेला बैठा हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दो मैना कार्निश पर बैठकर चहचहा रही थी। शाम ढलने को थी। आकाश के बादल रंग बदल रहे थे। दीपू अक्सर इस समय आकाश की ओर देखता रहता है। उसका ख्याल है कि किसी दिन अचानक बादलों की आड़ में वो कोई ना कोई चीज जरूर देख पाएगा। उस दिन वैसा कुछ तो उसे दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसने सुना एक मैना दूसरी मैना से कह रही थी, और मत कहना, और मत कहना, वो लड़का सब समझ जाएगा। दीपू चौंक कर देखने लगा। मैना ऐसा क्यों कह रही थी? वो क्या समझ जाएगा? क्या मैना लोगों की तरह कोई गुप्त बातें करती है? फिर वो और भी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि मैना इंसानों की भाषा में बोल कैसी सकती है। वो जैसे ही खड़ा हुआ, दोनों मैना उसकी ओर देखकर मानो हल्की सी मुस्कान के साथ फुर्र से उड़ गई। दीपू कुछ देर तक मुंह खोले उन्हें देखता रह गया। क्या मैना इंसानों की भाषा सीख सकती है? वे तो इंसानों के बहुत करीब ही रहती है, रोज इंसानों की बातें सुनती है। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिसे वे दीपू से छिपाना चाहती है? इस घटना के बारे में भी दीपू किसी को बता नहीं सका। जो भी सुनता यही कहता कि दीपू ने गलत सुना है। इन सब रहस्यमय बातों से भी ज्यादा दीपू को तब खुशी मिलती है जब वो बाथरूम के दीवार को सिनेमा के पर्दे की तरह मानकर अपनी कल्पना की दुनिया में उड़ने लगता है। वो अपने बाथटब जैसे आकाशयान को कभी कभी नए ढंग से सजाता है। कांच के गोल कमरे में पहले सीढ़ी के सिवा और कुछ भी नहीं था। एक दिन उसने सीढ़ी पर वेलदार पौधा लिपटा दिया। लाल पौधा नहीं, बल्कि हरा। चार्ली चैपलिन की एक पोस्टर तस्वीर दीपू को बहुत पसंद है। एक दिन उसने उस तस्वीर को भी अपने रॉकेट में रख लिया। आप सुन रहे थे कहानी लाल जंगल पार्ट 1, राइटर सुनील गंगोपाध्याय।